हरिओम बच्चों, पिछले वीडियो लेसन में हमने वर्गीकरण के पदानुक्रम इसके बारे में समझा था और उनके कुछ पदों के बारे में आपको विस्तार से समझाया था। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ हमने किन किन पदानुक्रम को समझा था। तो पहला था इसमें स्पीसीज, उसके बाद वंश और फिर कुल। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। आज हम गण, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्पीसीज, वंश और कुल हैं, ये तीनों समान लक्षणों पर आधारित होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत जितने भी जीवों को लिया जाता है, इनके लक्षणों की समानता के आधार पर लिया जाता है। लेकिन जो गण हैं, ऑर्डर और अन्य उच्चतर वर्ग की जो संवर्ग आएंगे, है ना, गण के बाद जो और हमारे आगे, जैसे गण के बाद में इधर वर्ग है, संघ है, ये पद आएंगे। तो जो गण और अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की जो पहचान है, लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। लक्षणों के समूहन अर्थात लक्षणों का समूहन मतलब उनका समूह तैयार करना, है ना, इसके आधार पर किया जाता है। और गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, देखिए हमने जब भी स्पीसीज में पढ़ा तो या वंश में देखा या फिर कुल में देखा, है ना, एक समान वंश मिलकर के कुल का निर्माण कर रहे हैं, एक समान स्पीसीज मिलकर वंश का निर्माण करते हैं और एक समान वंश मिलकर के कुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कुलों का समूह किसका निर्माण करेंगे, गण का निर्माण करेंगे। ठीक है, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। इसलिए आपको गण के बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि पहले जो आपने स्पीसीज, कुल और वंश के बारे में पढ़ा, तो उसमें जो उसका आधार क्या था, उसका आधार था समान लक्षण, यानी अत्यधिक समानता वाले लक्षणों को लिया जाता था, लिया गया है। लेकिन गण जिसमें कि कुलों का समूह है, गण किससे बनेगा, कुलों के समूह से बनेगा। ठीक है, इसमें क्या विशेषता है, कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुलों जैसे कि कॉर्नवेशी है या सोलेनेशी को पॉलीसोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है। इसका मुख्य आधार है पुष्पी लक्षण। जबकि प्राणी अगर हम कार्निवोरा गण ले लें तो वहाँ पर फेलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया है। ठीक, अब आते हैं हम अगला पद, वर्ग। इसके अंतर्गत क्या आएगा, अब आप लोग समझ सकते हो, गण, है ना, यानी ऑर्डर्स। अलग अलग गण या ऑर्डर्स का जो समूह है वो बनाएगा क्लास। जैसे यहाँ पर आपको प्राइमेटा गण के बारे में दिया है। प्राइमेटा गण में बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन, ये तीनों ऑर्डर्स जो हैं यानी गण जो हैं ये आते हैं, यानी इनका समूह मिलकर के प्राइमेटा गण बनाता है ना। और कार्निवोरा गण ले लीजिए, अलग अलग बताने, देखो प्राइमेटा गण यानी क्लास किसका समूह बनाएगा, क्लास किसके समूह से बनेगा, गणों के समूह से बनेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है प्राइमेटा का, ये देखिए ये एक गण हो गया प्राइमेटा गण। इस प्राइमेटा गण में कौन कौन आ रहे हैं, बंदर है, गोरिल्ला है और गिब्बन है। ठीक है, और दूसरा गण दे रहा है कार्निवोरा गण, जिसमें आते हैं बाघ, बिल्ली और कुत्ता। ठीक, इनको कौन से क्लास में रखा गया है, वो क्लास है मैमलिया। समझ में आया, यानी यहाँ पर दो आपको गण दिखाई दे रहे हैं, एक प्राइमेटा गण और एक है कार्निवोरा गण। ये दोनों गण मिल करके मैमलिया क्लास का निर्माण कर रहे हैं, मैमलिया वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो जब हम मैमलिया वर्ग पढ़ेंगे, है ना, मैमलिया वर्ग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बंदर भी पढ़ना है, गोरिल्ला भी पढ़ना है, गिब्बन के बारे में भी पढ़ेंगे, बाघ, बिल्ली और कुत्ता भी शामिल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार
अभी इसमें 2 ही एग्जाम्पल आपको बताया, इसके अतिरिक्त मैमलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देने के लिए प्राइमेटा और कार्निवोरा गण के बारे में बताया कि ये दोनों गण मिलकर के कौन सा क्लास बना रहे हैं, कौन सा वर्ग बना रहे हैं, मैमलिया वर्ग बना रहे हैं। तो इन दोनों गणों के जो जंतु हैं वो आपको मैमलिया वर्ग में दिखाई देंगे। ठीक, अगला जो पद है वो है संघ का, जिसको फाइलम कहते हैं। इससे भी आप समझ सकते हो कि अभी तक सबका समूह ही तो है। जैसे स्पीसीज का समूह क्या बनाया था, वंश, वंश का समूह कुल बनाया, कुल का समूह गण बनाया, गण का समूह वर्ग बनाया, और अब वर्ग का समूह क्या बनाएगा, संघ या फिर फाइलम बनाएगा, है ना। तो इसमें जैसे आपको मछली बताया है, मछली है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी, है ना। तो वर्ग में जिसमें कि जंतु मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी ये सभी अलग अलग क्लास वाले हैं, अलग अलग वर्ग वाले हैं। मछली अलग वर्ग का है ना, उभयचर अलग वर्ग में आता है, सरीसृप अलग वर्ग में आता है, पक्षी अलग वर्ग में आता है, स्तनधारी अलग वर्ग में आता है। ये सभी मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, फाइलम का, संघ का। और इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कौन से संघ में रखा गया है, कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। कौन से संघ में रखा गया है, कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। ये देखिए, ठीक है। तो जब हम क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं तो मछली फिशेस में आता है, ठीक है। पक्षी एविस वर्ग में आता है, स्तनधारी जो है वो मैमलिया वर्ग है, सरीसृप जो है वो रेप्टाइल्स में आता है, रेप्टाइल्स वर्ग में आता है, ठीक है। और उभयचर जो है वो एम्फीबियंस वर्ग में आता है। तो ये सबका अलग अलग वर्ग बताया आपको। अब ये सारे वर्ग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बोले हमने संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं सबको एक संघ में रखा गया और उस संघ का नाम दे दिया गया कॉर्डेटा संघ। ठीक, तो यहाँ पर उनकी समानता का आधार क्या लिया गया, एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र, ये इनकी समानता का आधार लिया गया। ठीक है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसके आधार पर इनको एक संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम जगत में या किंगडम में। ठीक, तो अब सभी फाइलम मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, जगत का निर्माण करेंगे। तो जंतु के वर्गीकीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमिलिया में रखा जाता है। एनिमिलिया, ठीक है, जंतुओं को किस में रखा जाता है, एनिमिलिया में रखा जाता है। ठीक, और पादपों को पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। ठीक है, तो सभी प्राणियों को एनिमिलिया में रखा गया है, उसी प्रकार पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। ये देखिए, समझ में आया। जितने सारे जंतु में आएंगे उन सभी जंतुओं को एनिमिलिया जगत में, और सभी पौधे को, चाहे वो किसी भी प्रकार के पौधे हो, उनके लिए एक जगत क्या, प्लांटी जगत रखा गया। तो भविष्य में हम इन्हीं दो वर्गों को जंतु और पादप जगत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये था आपका पूरा पदानुक्रम। यहाँ पर ये जो रेखी चित्र दिया गया है इससे भी आप भली प्रकार समझ सकते हैं। पहले हमने सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति। ठीक है, फिर जातियों का समूह मिलकर वंश बनाते हैं, वंशों का समूह मिलकर कुल बनाते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको क्या बताया कि इसमें ज़्यादातर लक्षणों की समानता के आधार पर इनको रखा गया है, इनमें जीवों को, है ना। लेकिन इसके आगे जब हम गण, वर्ग और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया गया कि कुछ लक्षण समान होते हैं लक्षणों के समूहन के आधार पर। ठीक है, कुछ लक्षण जो समान होते हैं उन लक्षणों के समूहन के आधार पर प्राणियों को या पौधों को या जंतुओं को रखा जाता है।
फिर गण पढ़ा हमने, फिर वर्ग या क्लास, संघ, फाइलम और जगत अंत में पढ़ा हमने। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे छोटी इकाई हो गई जाति। जातियों का समूह मिलकर वंश बनाते हैं, वंश का समूह मिलकर के कुल या फैमिली बनाते हैं, फैमिली का समूह मिलकर एक गण या ऑर्डर बनाते हैं, और गण या ऑर्डर का समूह मिलकर वर्ग या क्लास बनाते हैं। सभी वर्गों का समूह मिलकर संघ बनाते हैं, और सभी संघों का समूह मिलकर जगत बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्गीकरण के पद हैं। तो एक तालिका दी गई है, वर्गीकी संवर्ग सहित कुछ जीव। इस तालिका को आप लोग भली प्रकार अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आपको सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ भाग दिया गया है। इस तालिका के एक एक अक्षर को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िएगा। मानव का सामान्य नाम मानव है, तो उसका जैविक नाम है होमोसेपियंस। इसका वंश हो गया होमो, कुल है होमोनिडी, गण है प्राइमेट, वर्ग है मैमलिया और संघ है इसका कॉर्डेटा। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम एक वर्गीकरण को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, वर्गीकरण के पद को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। मानव का जैविक नाम क्या बताया? होमोसेपियंस। ये अब आप जानते हैं कि इसके दो भाग होगा ना, होमोसेपियंस, तो सामने वाला किसको बताता है? वंश को, और उसके बाद जाति को, तो सेपियंस उसकी जाति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग जो पद है वो कहाँ से स्टार्ट दिखा रहा है आपको? वंश से स्टार्ट किया, तो इसका वंश है होमो, फिर कुल में आ जाएंगे हम लोग होमोनिडी, गण है इसका प्राइमेट, फिर वर्ग में मैमलिया और संघ है इसका कॉर्डेटा। इसी प्रकार आपको अन्य प्राणियों का भी दिया गया है, इसको आप लोग सभी अच्छे से देख करके समझेंगे। वर्गीकी सहायता साधन। वर्गीकी सहायता साधन जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं, अर्थात उसको जमा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन करने के लिए परिरक्षित भी कर लिया जाता है। अर्थात परिरक्षित करने का मतलब उसको किसी साधन माध्यम में उसको परिरक्षित करके रखा जाता है, ताकि उसको आने वाले भविष्य में उसका अध्ययन किया जा सके, है ना। इससे वो खराब नहीं होता है, जिस माध्यम में उनको रखा जाता है उससे वो खराब नहीं होता है और भविष्य में उसका अध्ययन किया जा सकता है। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां और तकनीक विकसित की हैं। उनमें से ही कुछ का वर्णन यहाँ पर आगे दिया गया है। तो इसमें आपको वर्गीकी सहायता साधन के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है आपको, कि जो जीवों की पहचान है उनका गहन और आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला और प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता जो महसूस होती है, तो उसके लिए, है ना, अलग अलग प्रकार के जो उपकरण वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं, जिससे हम भविष्य में उसका अच्छे से अध्ययन कर सकें। ठीक है, उसके लिए क्या क्या साधन, क्या क्या उपकरण उन्होंने बनाए हैं उसके बारे में बताया है। जैसे हर्बेरियम है, ये देखिए, वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूनों का चित्र यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, संग्रहालय, म्यूजियम, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, ये देखिए, कुंजी अथवा चाबी। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के साधन हैं जिसके माध्यम से हम जंतुओं के बारे में और पौधों के बारे में वर्तमान में भी और आने वाले भविष्य में भी
उसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और प्रयोगशाला में उसको परिरक्षित करके संरक्षित करके रखा जा सकता है। सूचनाओं को एकत्रित करके रखा जा सकता है, नमूनों को भी संचयित करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो हर्बेरियम के बारे में दिया गया है उसके बारे में मैं आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ पर हर्बेरियम क्या है। ठीक, वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। वनस्पति संग्रहालय अर्थात पेड़ पौधों से वनस्पतियों से संबंधित संग्रहालय। यहाँ पर क्या करते हैं, पौधों के विभिन्न प्रकार के नमूनों को, जो पौधे क्या कहना चाहिए महत्व वाले हैं, जैसे औषधि पौधों का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। औषधि पौधे का ही एग्जाम्पल यदि हम ले लें तो उनके महत्व कितने हैं, उनके गुणों के बारे में सभी को पता है ना। तो पौधों को एकत्र करते हैं और नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परीक्षित किया जाता है। इस प्रकार से उनको सुखाया जाता है, धूप में रख के नहीं सुखाते हैं, है ना, नहीं तो उनके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। तो उनको कागज की शीट पर रख करके सुखाया जाता है, किसी भी भारी स्थान में उसको दबा दिया जाता है कागज की शीट में रख करके, जिससे कि वो सूख जाता है और परिरक्षित हो जाता है। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। फिर ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। इस प्रकार ये नमूने तैयार किए जाते हैं उन पौधों की, और उसके बाद उसको जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो वर्गीकरण प्रणाली है उस आधार पर उसकी फाइलिंग की जाती है, उसको तैयार किया जाता है, फाइल किया जाता है पूरा। और फिर ये नमूने सूचना सहित यानी उस पौधे के बारे में पूरी जानकारी उसमें लिखी जाती है और उसको फिर भविष्य में अध्ययन के लिए जो वनस्पति संग्रहालय हैं वहाँ पर सुरक्षित रख दिया जाता है। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि लिखी होती है, स्थान लिखा होता है, पौधे का इंग्लिश नाम, उसका स्थानीय नाम और उसका वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, उस पौधे का कुल लिखा जाता है और एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम भी लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। ये देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र में वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार ये एक लकड़ी की अलमारी के अंदर ये सभी फाइल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ये बनाया गया हर्बेरियम फाइल्स है जो कि इस लकड़ी की अलमारी के अंदर व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। इसमें जब कागज़ की शीट पर पौधों को सुखाया जाता है और उसके बाद इस प्रकार जब फाइलिंग की जाती है तो वो भविष्य में खराब ना हो इसके लिए उसे काफ़ी सुरक्षित तरीके से केमिकल का छिड़काव करके रखा जाता है। इसके बाद वनस्पति उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। यहाँ पर जीवित पौधों का संग्रहण होगा, ठीक है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम, उनके कुल का नाम लिखा रहता है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। इसी प्रकार नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और इंग्लैंड में है जो सबसे प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू, वो इंग्लैंड में है। हमारे इंडिया में 2 जगह पर आपको बताया, एक हावड़ा में और दूसरा है लखनऊ में। तो इसमें क्या करते हैं, जीवित पौधों का संग्रहण कर रहे हैं ना। हर्बेरियम में क्या था, पौधों को हमने कागज की शीट पर सुखा दिया अर्थात वो मृत हो गए, लेकिन गार्डन में जीवित पौधों का संग्रहण यानी वहाँ पर उन पौधों की स्पीसीज को उगाया जाता है, ठीक। इसके बाद है म्यूजियम, संग्रहालय। वनस्पति संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी, स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे होते हैं। तो यहाँ पर जो संग्रहालय या म्यूजियम के बारे में जो बताया जा रहा है आपको,
आप लोग जब हम अपने अपने लैब में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ जंतुओं के नमूने बॉटल में दिखाई देते हैं, है ना। इसी प्रकार कुछ पौधों के नमूने भी बॉटल में दिखाई देते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े संग्रहालय होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधों को और प्राणियों को परिरक्षित करके रखा जाता है। तो परिरक्षित करना अर्थात इनको एक प्रकार का सॉल्यूशन घोल तैयार करते हैं केमिकल का, जिसमें इनको डाल करके जार में उन घोल को डाला जाता है और फिर उसमें उन प्राणियों या पौधों को भली प्रकार लगा करके रखा जाता है। ठीक है। तो जो परिरक्षित घोल होता है उसके कारण से ये प्राणी या पौधे खराब नहीं होते हैं। प्राणियों और पौधों को वैसे सुखा करके भी परिरक्षित रखा जाता है। इसी प्रकार कीटों को एकत्र करना और मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। संग्रहालयों में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। तो ये म्यूजियम के तहत प्राणियों को किस प्रकार परिरक्षित करके भविष्य में अध्ययन के लिए रखा जाता है उसके बारे में बताया गया है। फिर प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क सभी जानते हैं। प्राणी उपवन, चिड़ियाघर, वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं यहाँ पर, जो वनों में आवास करते हैं, जो वनों में रहते हैं, ऐसे प्राणियों को यहाँ पर रखा जाता है। मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति, व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थिति में रखने का प्रयास किया जाता है और इन उद्यानों को प्रायः क्या कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग, बच्चे सभी चिड़ियाघर जाते हैं। तो वहाँ पर इन जानवरों के बारे में सूचनाएं लिखी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, चिड़ियाघर जो होते हैं, वहाँ पर किन को रखा जाता है, किन प्राणियों को, जो वन्य आवासी प्राणी होते हैं, वन्य आवासी जीवित प्राणियों को रखा जाता है जो वनों में आवास करते हैं। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ये देखिए, गैंडा है, दरियाई घोड़ा है, हाथी है ना। तो इनको देखने के लिए लोग जाते भी हैं। इनको इस प्रकार का आवास वहाँ पर प्रदान किया जाता है ताकि इनको अपने आवास की कमी महसूस ना हो। मानव की देखरेख में यहाँ पर रहते हैं। अब आता है कुंजी अथवा चाबी। तो ये एक अन्य साधन सामग्री है जिसका उपयोग समानता तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों, जो प्रायः जोड़ों जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होता है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन के लिए यहाँ पर नियम पुस्तिका यानी मैनुअल, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ पे अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता है, मोनोग्राफ किसे कहते हैं करके, तो इसको ध्यान रखिएगा। मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो। ठीक है, पुस्तक जिसमें एक विषय पर, किसी भी एक विषय पर विस्तृत जानकारी, इसलिए मोनो का मतलब होता है एक, है ना। तो मोनोग्राफ क्या है, वह पुस्तक जिसमें किसी एक विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई हो। ठीक है। सूची पत्र, कैटलॉग, तो यहाँ पर आपको नियम पुस्तिका, मोनोग्राफ और सूची पत्र, ये सभी एक अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वासस्थान के विषय में जानकारी होती है। फ्लोरा पुस्तकों में, है ना, सब पौधों के, किसी क्षेत्र विशेष का कोई पौधा है और उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीसीज की विषय सूची देते हैं। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। ठीक है, नियम पुस्तिका से किसके बारे में हो रहा है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलेगी आपको। और मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सॉन की पूरी जानकारी मिलेगी, कोई भी एक टेक्सॉन की पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक, इस प्रकार ये अलग अलग साधन आपको बताए गए हैं। पाठ में जो सारांश दिया होता है उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर पूरे अध्याय का जो सारांश दिया हुआ है, इसको आप लोग
एक बार रीड करिएगा और पिछला जो आप लोगों ने पढ़ा उसको स्वयं से भी समझने का प्रयास करिएगा। आज मैंने आप लोगों को यह अध्याय पूरा यहाँ पर समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग स्वयं भी निकाल करके बनाइएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इसमें से बनेंगे। जैसे अभी मैंने मोनोग्राफ के बारे में ही बताया, मोनोग्राफ के बारे में प्रश्न आता है कि मोनोग्राफ किसे कहते हैं। इसी प्रकार अब जैसे नियम पुस्तिका के बारे में दे दिया कि नियम पुस्तिका से आपको किसकी जानकारी होगी, है ना। तो आप लोग छोटे छोटे प्रश्न स्वयं से भी बनाइए और उससे अपने ज्ञान का आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि आपने क्या क्या समझा। इस प्रकार यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।